नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर है अफगानिस्तान पर कट्टर इस्लामिक ताकतों यानी तालिबान का कब्जा। आज पूरी दुनिया में काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं और इस समय लाखों लोग किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान छोड़कर बस कहीं भी भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान का डर इस कदर हावी है कि आम लोग देश से बाहर जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हैं। आज जब अमेरिकी एयरफोर्स का एक विमान काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाला था तो वहां सैकड़ों लोगों ने इस विमान पर लटक कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद इन लोगों को इस विमान से नीचे गिरते हुए भी देखा गया। और ये जो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, ये सदी की सबसे भयावह तस्वीरें हैं। आपको अगर लगता होगा कि दुनिया बेहतर होती जा रही है तो इन तस्वीरों को एक बार देख लीजिए। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज का अंदाजा था कि तालिबान अगले 90 दिनों में काबुल पर कब्जा करेगा, लेकिन उनका आकलन बिल्कुल गलत था और तालिबान ने 90 नहीं बल्कि 9 दिनों में ही काबुल पर कब्जा कर लिया। आज हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान की आर्मी के 3 लाख सैनिक तालिबान के सिर्फ 80,000 लड़ाकों को रोक क्यों नहीं पाए। साथ ही ये सवाल पूछने का भी दिन है कि मानव अधिकारों पर दुनिया भर को लेक्चर देने वाले पश्चिमी देश चुपचाप ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं। पूरी दुनिया में आज इन तस्वीरों के बाद सन्नाटा छाया हुआ है। इन हालात के लिए सबसे ज्यादा आलोचना अमेरिका की हो रही है, जिसने चुपचाप रातों रात चोरों की तरह अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया और वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। इसलिए आज हम अमेरिका के चरित्र के बारे में आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं कैसे बिल्कुल फेल हो गई हैं, चुप बैठी हैं। और तालिबान के विरोध के नाम पर नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मलाला यूसुफजई भी चुपचाप बैठी हुई है, एक ट्वीट तक नहीं किया, आवाज तक नहीं उठाई। आज हमारे अपने देश भारत का भी एक वर्ग अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर खुशियां मना रहा है और अपने लोगों को तालिबान से सीख लेने के लिए कह रहा है, क्योंकि यह वर्ग इस्लाम के शरिया कानून का समर्थक है। और आखिर में हम आपको यह बताएंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का आपके लिए क्या मतलब है, इसका आपकी सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान में लाखों हथियारबंद का आतंकवादी बिल्कुल बेलगाम होकर घूम रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान को अफगानिस्तान में हिंसा पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। भारत की अध्यक्षता में हुई यूएनएससी की बैठक में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, तालिबान अफगानिस्तान में हिंसा पर तुरंत रोक लगाए। अफगानिस्तान में महिलाओं पर हिंसा स्वीकार्य नहीं है। अफगानिस्तान दोबारा आतंकियों की पनाहगाह न बने। यूएन महासचिव ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर दुनिया से एकजुट होने और शरणार्थियों को स्वीकार करने की भी अपील की। I urge all parties, especially the Taliban, to exercise utmost restraint to protect lives and to ensure that humanitarian needs can be met. Conflict has forced hundreds of thousands from their homes. बैठक के शुरू में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा, तालिबान ने हिंसा नहीं करने का वादा तोड़ा है। पूरे देश में दहशत कायम है। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी की ये दूसरी बैठक है। तालिबान के कब्जे के बाद यूएनएससी के 2 अस्थायी सदस्यों ने तुरंत बैठक बुलाने की मांग की थी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भगदड़ के हालात बन गए हैं। काबुल में हजारों अफगान नागरिक देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर जमा हो गए। लोग अमेरिकी राजनयिकों को ले जा रहे अमेरिकी वायुसेना के ग्लोब मास्टर विमान पर चढ़ गए। हालात काबू करने के लिए अमेरिकी सैनिकों को फायरिंग करनी पड़ी। कई दूसरे देशों के विमानों पर भी भीड़ चढ़ गई। रनवे को खाली कराने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स को अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। ग्लोब मास्टर के उड़ान भरने के बाद 2 लोग आसमान से गिरते हुए भी देखे गए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर सड़कों पर भी हजारों की तादाद में लोग जमा थे। वहीं काबुल में तालिबान ने आज अपने टैंकर उतार दिए। तालिबान ने विदेशी सेनाओं को जल्द से जल्द देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। वहीं अफगान नागरिकों से नहीं डरने और देश नहीं छोड़कर जाने के लिए भी कहा। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत 60 से ज्यादा देशों ने तालिबान से अपील की है कि वो विदेशी राजनयिकों और नागरिकों को देश से सुरक्षित जाने का रास्ता दे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर पाकिस्तान, चीन और टर्की खुलकर तालिबान के समर्थन में आ गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे तालिबान की बड़ी जीत बताते हुए कहा, अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है।
ये अफगानिस्तान में 20 साल के संघर्ष की बड़ी जीत है। तालिबान को हथियार और राजनीतिक मदद के लिए हमेशा से पाकिस्तान पर आरोप लगते रहे हैं। वहीं चीन ने भी तालिबान से दोस्ती की इच्छा जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, तालिबान ने कई बार चीन से अच्छे संबंधों की इच्छा जताई है। अफगानियों के अपनी किस्मत तय करने का हम सम्मान करेंगे। पाकिस्तान और चीन के अलावा टर्की ने भी अफगानिस्तान में सत्ता के बदलाव का स्वागत किया है। इन तीनों देशों के साथ रूस और ईरान ने भी अफगानिस्तान में अपने दूतावास बंद नहीं करने और राजनयिक रिश्ते बरकरार रखने का ऐलान किया है। भारत सरकार ने कहा कि वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और उनके लगातार संपर्क में है। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, अफगानिस्तानी नागरिकों से भारत के संबंध हमेशा से अच्छे हैं। अफगानिस्तान का हिंदू और सिख समुदाय सरकार के संपर्क में है। जो लोग अफगानिस्तान से आना चाहेंगे, हम उन्हें सुविधा देंगे। अफगानी नागरिक हमारे भागीदार हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। भारत पूरे विश्व में, न केवल अफगानिस्तान में बल्कि पूरे विश्व में शांति की कामना करता है और सब लोग सुरक्षित रहें। काबुल एयरपोर्ट से उड़ानें बंद होने के बाद भारत अपने नागरिकों को चाबहार पोर्ट से एयरलिफ्ट कर सकता है। इसके लिए एयर इंडिया के 2 विशेष विमानों को स्टैंड बाय रखा गया है। वो विदेश मंत्रालय और बाकी लोग जो इसके लिए चिंता कर रहे हैं वो पूरी व्यवस्था करेंगे। इस बीच शिकागो से दिल्ली की एयर इंडिया फ्लाइट ने आज सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश नहीं किया। विमान ने मज़ार शरीफ से यू टर्न लेते हुए तुर्कमेनिस्तान का रूट पकड़ा। पेगासस जासूसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। केंद्र ने आज इस मामले पर कोर्ट में 2 पन्ने का हलफनामा भी दाखिल किया। हलफनामे के मुताबिक सरकार विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी जो इस पेगासस विवाद की जांच करेगी। केंद्र ने कहा कि उसकी तरफ से कोई जासूसी या अवैध निगरानी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने चयन समितियों की सिफारिशों के बावजूद ट्रिब्यूनल में नियुक्ति करने के लिए केंद्र सरकार को 10 दिनों का समय दिया है। हालांकि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दिए केंद्र के हलफनामे पर सवाल उठाए। बिल्ली दूध की रखवाली कैसे बैठ सकती है? क्या आदरणीय उच्चतम न्यायालय को यह मालूम नहीं कि जासूसी करवाने वाले ही अब जांच करेंगे? पूर्व सांसद सुष्मिता देव कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं। कोलकाता में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में वो पार्टी का हिस्सा बनी। टीएमसी में शामिल होने के बाद सुष्मिता देव ने ममता बनर्जी से भी मुलाकात की। सुष्मिता देव ने कहा कि ममता बनर्जी के पास पार्टी के भविष्य के लिए शानदार दृष्टिकोण है। She has an excellent future vision for the party and I hope to be helpful in that regard. सुष्मिता देव के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए। सिब्बल ने ट्वीट किया, सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जब युवा नेता छोड़कर जाते हैं तो हम बूढ़ों को इसे मजबूत करने के हमारे प्रयासों के लिए दोषी ठहराया जाता है। पार्टी आगे बढ़ती रहती है, आंख अच्छी तरह बंद करके। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि इस बात पर गहन विचार करने की जरूरत है कि सुष्मिता देव जैसे लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। केंद्र सरकार में शामिल नए केंद्रीय मंत्रियों ने आज दिल्ली से अपने संसदीय क्षेत्र तक जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए मोदी सरकार के 39 मंत्री देश भर के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार में शामिल 7 मंत्रियों ने भी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। ये मंत्री 36 लोकसभा और 120 विधानसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। बीजेपी की यात्रा के जवाब में समाजवादी पार्टी की सहयोगी महान दल और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी ने आज से ही भाजपा हटाओ यात्रा की शुरुआत की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला किया। मायावती ने कहा कि यात्रा निकालने से बेहतर होता कि बाढ़ पीड़ितों की मदद करते। भारतीय जनता पार्टी बाढ़ की आड़ में भी घिनौनी राजनीति कर रही है। हवाई दौरा करने से बाढ़ पीड़ितों की समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इनको समय से इन्हें सरकारी राहत सामग्री भी पहुंचानी चाहिए। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुलाकात की। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रेकफास्ट पर आमंत्रित किया था। ब्रेकफास्ट के दौरान प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक को लेकर खिलाड़ियों से चर्चा की। जैवलिन थ्रो में गोल्ड हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा ने अपना जैवलिन प्रधानमंत्री को भेंट किया।
पुरुष और महिला हॉकी टीम ने प्रधानमंत्री को सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाला एक हॉकी स्टिक भी उपहार में दिया। प्रधानमंत्री ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम भी खाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पीवी सिंधु से वादा किया था कि ओलंपिक के बाद वो उन्हें आइसक्रीम खिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 अगस्त को सोमनाथ मंदिर की 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर के प्रसिद्ध मंदिर के मामलों का प्रबंधन करता है। जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है, उनमें मंदिर के पीछे समुद्र के किनारे 49 करोड़ रुपए की लागत से बना 1 किलोमीटर लंबा समुद्र दर्शन पैदल मार्ग, मंदिर के पास 75 लाख रुपए में बना प्राचीन कलाकृतियों का एक नया संग्रहालय और दोबारा बनाया गया पुराना सोमनाथ मंदिर शामिल है। मंदिर के ट्रस्टियों में शामिल गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आज बहुत बड़ा दिन है और आज बहुत दुखदाई दिन है। इसलिए सबसे पहले आज आप अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट की यह तस्वीर देखिए। आज पूरी दुनिया में इस तस्वीर की चर्चा हो रही है और ये शायद 21वीं सदी की सबसे त्रासदी भरी और भयावह तस्वीर है। आप भी देखिए। जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को अपने कब्जे में लिया, वैसे ही हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। इसी दौरान आज सुबह वहां से अमेरिकी एयरफोर्स का एक विमान उड़ान भर रहा था अमेरिका के कर्मचारियों को वापस ले जाने के लिए, और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इस प्लेन से लटक गए, क्योंकि ये अपनी जान जोखिम में डालकर भी किसी भी तरह यहां से जाना चाहते थे। देखिए, अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन जब इस विमान ने टेक ऑफ किया तो कुछ लोग इस विमान से लटक गए, ये सोचकर कि इस विमान से लटकने के बाद ये शायद इस नर्क से बाहर निकल जाएंगे। और 2 लोग इस दौरान इस विमान से नीचे गिरते हुए देखे गए और उनकी तुरंत मौत हो गई। आप भी देखिए। ये जो 2 लोग विमान से नीचे गिर रहे थे, इन दोनों लोगों की किस्मत में भी यही त्रासदी लिखी थी, और शायद जो लोग बच गए उनकी किस्मत में भी ऐसी ही त्रासदी लिखी है। ये दोनों लोग तो हवाई जहाज से नीचे गिरकर मरे, और बाकी के लोग जो नीचे रह गए उनकी किस्मत में भी यही लिखा है, आज नहीं तो कल। युद्ध की इस विभीषिका की शुरुआत हुई थी 20 साल पहले, जब अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया था और इसके लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ था। उस समय न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से जान बचाने के लिए लोग इसी तरह छलांग लगा रहे थे, और आज अफगानिस्तान के लोग तालिबान से जान बचाने की कोशिश में प्लेन से गिरकर उसी तरह मर रहे हैं। तस्वीर वही है। 20 साल पहले 9/11 का जो हमला हुआ था, वहां पर भी लोग ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से कूदकर नीचे गिर रहे थे, उनकी जान जा रही थी। तब इसका एपिसेंटर था अफगानिस्तान, क्योंकि हमले की योजना और जहां जिस धरती का इस्तेमाल हुआ था वो अफगानिस्तान की थी। और इस बार अफगानिस्तान में बारी आई। 20 साल के बाद इस प्लेन से नीचे गिरकर वैसे ही लोग मर रहे हैं, लेकिन इस बार एपिसेंटर है अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका ने इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए ये 2 तस्वीरें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। ये इंसान की जान जा रही है दोनों ही जगह, अमेरिका में भी और अफगानिस्तान में भी। आज जब काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के लोग अमेरिकी विमान के साथ साथ दौड़ने लगे, तो इन लोगों को वहां से दूर करने के लिए अमेरिकी सैनिकों की तरफ से गोलियां चलाई गईं, क्योंकि इस समय भी इस हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना का कब्जा है
और वहां पर अमेरिका के हजारों सैनिक इस समय तैनात हैं, क्योंकि इसी एयरपोर्ट से अमेरिका अपने दूतावास के कर्मचारियों को यहां से ले जा रहा है। इसलिए अमेरिका ने अभी भी इस एयरपोर्ट पर अपना कब्जा छोड़ा नहीं है। और जब आम लोग इस एयरपोर्ट पर आने लगे किसी भी कीमत पर, वहां से किसी ना किसी फ्लाइट में जाने के लिए भगदड़ मच गई और अमेरिकी सैनिकों ने गोली चला दी और 5 अफगानी नागरिक इस दौरान हवाई अड्डे पर मारे गए। लेकिन यह गोलीबारी भी लोगों को रोक नहीं पाई और अब भी हजारों लोग या तो काबुल के एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं या फिर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर जितने भी प्लेन मौजूद थे वो किसी ना किसी तरह उन प्लेन्स के अंदर, एयरक्राफ्ट्स के अंदर घुसना चाहते थे, प्रवेश करना चाहते थे और बस चाहे कुछ भी हो जाए वो यहां से जाना चाहते हैं और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। ये सारे लोग काबुल के हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी फ्लाइट में उन्हें जगह मिल जाए और ये वहां से भाग जाएं। जो लोग एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर गए वो किसी भी तरह से वहां से उड़ान भरे विमानों पर चढ़ जाना चाहते थे। विमानों में जगह नहीं मिली तो इनमें से कई लोग विमानों की छत पर चढ़ गए और कुछ लोगों को रस्सियों के सहारे विमान में अंदर खींचा गया। लेकिन काबुल के लोगों की शायद किस्मत ही खराब है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट से फिलहाल विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी गई। ये एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी है और सबसे दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया में इस समय सन्नाटा छाया हुआ है। एक भी शक्तिशाली देश इस पर बात करने को तैयार नहीं। एक भी शक्तिशाली देश जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, जिनके पास बड़े बड़े विमान हैं, एयरफोर्स हैं, हथियार हैं, वो कोई भी इन लोगों की जान बचाने के लिए तैयार नहीं है और पूरी दुनिया ने इन्हें तालिबान के भरोसे छोड़ दिया है। और अब ये लोग अपने लिए खुद जिम्मेदार हैं और इनमें से जो खुशकिस्मत होंगे, किस्मत वाले होंगे, वो यहां से भाग जाएंगे, बाकी लोग यहीं मारे जाएंगे। लोग एयरपोर्ट के अंदर भी मारे गए तो बाहर सड़कों पर भी ऐसे ही गोलीबारी होती रही और जान बचाने के लिए भाग रहे लोगों की वजह से काबुल की सड़कों पर आज भयंकर ट्रैफिक जैम लग गया। کاملا انتم سر بند است. مردم کلش پیاده میدوند. مردم اصلا کو پیاده میدوند کلش. راه بند است کلش. ये जो गोलियों की आवाज़ आपने सुनी, ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर गोलियां चल रही हैं और इसी दौरान अमेरिकी सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी क्योंकि वो इन्हें भगाना चाहते थे यहाँ से इन लोगों को, और उसमें कुछ लोग मारे भी गए। ये सारी तस्वीरें आपको किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसी लग रही होंगी, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये उस त्रासदी की असली तस्वीरें हैं जो भारत से, हमारे देश से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर ये त्रासदी घट रही है। इसलिए हमारी चिंता बहुत जायज है आज इस पर बात करने के लिए। हमसे सिर्फ 400 किलोमीटर दूर ये सब हो रहा है। अफगानिस्तान अब काबुल की सड़कों पर अपने टैंक उतार चुका है और उसने अफगान सैनिकों और पुलिस वालों के हथियार छीनने भी अब शुरू कर दिए हैं। वहां जितने भी सैनिक हैं या जो लोग ऐसे हैं जिनके पास हथियार हैं, अब उन सब से तालिबान के लोग लड़ाके
हथियार छीन रहे हैं। तालिबानी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा करने के बाद अब वहां की संसद में भी प्रवेश कर चुके हैं और यह वही संसद है जिसका निर्माण भारत ने कराया था। यह संसद भवन है। उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए कि जो अभी हम आपको बता रहे थे। अब आप देखिए ये संसद भवन की तस्वीरें, यहां पर भी तालिबान का कब्जा हो चुका है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अपना ही देश छोड़कर कैसे वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़कर खुद भाग गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वहां के राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें हैं। एक जमाने में ये वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी का डेस्क हुआ करता था, उनका ऑफिस हुआ करता था और अब वहां तालिबान का कब्जा है। इस सब के बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं और अब वो अमेरिका में शरण ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अफगानिस्तान से मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अशरफ गनी के साथ पैसों से भरी हुई 4 गाड़ियां थी और उन गाड़ियों में पैसा भरा हुआ था और यह पैसा इतना ज्यादा था कि उन्हें कुछ पैसा एयरपोर्ट के रनवे पर ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा लेकर वो वहां से भाग रहे थे और इसकी मात्रा इतनी ज्यादा थी कि इसे हवाई जहाज में भरना भी मुश्किल था। और क्योंकि उस समय अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है तो वो काफी पैसा हवाई अड्डे पर ही छोड़कर भाग गए, लेकिन अपने साथ भी जितना पैसा लेकर गए हैं वो भी बहुत है। लोगों को उम्मीद तो यह थी कि अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान की गुलामी से आजादी दिलाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा और अब अमेरिका के पत्रकारों ने भी तालिबानियों के कानून को मानना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए आप अमेरिका की एक महिला पत्रकार की ये 2 तस्वीरें देखिए। जब तक काबुल पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ था तो ये महिला पत्रकार सामान्य कपड़ों में रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही तालिबान का कब्जा हुआ अब पत्रकारों को भी बुर्का पहनना पड़ रहा है। जब यह महिला पत्रकार रिपोर्टिंग कर रही थी तब तालिबानियों ने इनसे दूर खड़े होने के लिए कहा, क्योंकि वो एक महिला है और अब आने वाले दिनों में वहां पर मौजूद तमाम महिलाओं की जिंदगी ऐसी ही होने वाली है। इस बीच अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी देश छोड़ दिया है, यानी अब राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति भी भाग गए हैं। हालांकि उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वो और उनका देश तालिबान के सामने कभी झुकेंगे नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक बयान जारी किया है। आज 5 पॉइंट्स में जारी किए गए इस बयान में जो बाइडेन ने सिर्फ अमेरिका के हितों की बात की है और कहा है कि अमेरिका सुनिश्चित करेगा कि तालिबान अमेरिका को या अमेरिका के किसी भी नागरिक को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान के नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या करेगा। अमेरिका के इसी धोखे का नतीजा है कि जिस देश में कभी लोकतंत्र हुआ करता था वहां आज इस्लामिक कट्टरपंथी एक बार फिर से हावी हो गए हैं। और जब किसी देश का शासन धर्म के नाम पर चलने लगता है उस देश के लोगों की ऐसी ही विभीषिका का सामना करना पड़ता है, जिसमें बड़े बड़े लोग तो खुद को सुरक्षित कर लेते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं। आज भी जो पैसे वाले लोग हैं जिनके पास हवाई जहाज की टिकट खरीदने के पैसे थे वो उनमें से बहुत सारे लोग भाग गए देश छोड़कर, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था वो अब वहीं पर हैं और वहीं इसी नर्क में वो रहेंगे। अगर आप एक भारतीय की नजर से इसे देखना चाहें तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप अंदाजा लगाइए कि काबुल में रहने वाले लोग, अफगानिस्तान में रहने वाले लोग कैसे रातों रात अपना घर बार छोड़कर, बहुत सारे मामलों में तो अपने परिवारों को भी छोड़कर, अपनी पत्नियों को छोड़कर, अपने परिवार में बच्चों को छोड़कर लोग वहां से भाग रहे हैं। उन्होंने जितना पैसा कमाया, जो संपत्ति थी, सब कुछ छोड़कर किसी तरह जान बचाने के लिए ये लोग भागना चाहते हैं। और ऐसा ही वर्ष 1947 में भारत में भी हुआ था, जब भारत का बंटवारा हुआ था। जो लोग सत्ता में थे और उनके परिवार तो सुरक्षित रहे, लेकिन लाखों आम लोग उस समय भारत में मारे गए थे जब भारत का बंटवारा हुआ था। और वही अब पाकिस्तान की मेहरबानी से अफगानिस्तान में भी हो रहा है।
फर्क सिर्फ इतना है कि तब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग पैदल आ रहे थे, बैलगाड़ियों में आ रहे थे या रेलगाड़ियों में भरकर आ रहे थे, ट्रेनों की छत पर चढ़े हुए थे, जबकि अफगानिस्तान में कई लोग विमानों पर लटक कर किसी तरह से भाग जाना चाहते हैं। इसलिए आप इसे अफगानिस्तान का पार्टीशन मूवमेंट भी कह सकते हैं। आप समझ कर देखिए कि कैसे ये लोग अपना सब घर बार छोड़कर किसी भी कीमत पर भागना चाहते हैं, और ये सब कुछ आज हमें अपने पार्टीशन की याद दिलाता है 1947 की। लेकिन 47 में फर्क यह था कि लोगों की आवाजाही फिर भी हो रही थी। जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे वो जा पा रहे थे, जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे वो भी आ रहे थे अपना सब घर बार छोड़कर। उन्हीं में से लाखों लोग मारे भी गए, लेकिन बहुत सारे लोग वापस भी आ गए थे। लेकिन अफगानियों की किस्मत शायद उतनी अच्छी नहीं। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई है, और इस बार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ज्यादातर देशों ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है, और भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान में महिलाएं और बच्चे बहुत डरे हुए हैं और असुरक्षित हैं, और तालिबान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना किया जाए। लेकिन हमारा यह मानना है कि इस समय बयानबाजी से कुछ होगा नहीं। यह तो डिप्लोमेसी है जिसे बड़े बड़े देश विदेश नीति का नाम देते हैं, लेकिन तालिबान की समझ में ना तो विदेश नीति आती है, ना डिप्लोमेसी आती है, ना कानून आते हैं। उन्हें सिर्फ अपना कानून चलाना आता है, शरिया कानून, और उसमें महिलाओं और बच्चों के कोई अधिकार नहीं है। आप भी सुनिए। It is time for the international community, in particular this Council, to act and ensure an immediate cessation of violence and contain any possible crisis and mitigate its consequences. As a neighbor of Afghanistan, as a friend of people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India. Afghan men, women and children are living under a constant of fear. They are uncertain about their future. Everyone is concerned about increasing violations of the fundamental rights of the Afghan citizens. Afghans are worried about whether their right to live with dignity would be respected. There are many unanswered questions. We hope that the situation stabilizes soon and the parties concerned address the humanitarian and security issues. यूनाइटेड नेशंस के इस एयर कंडीशनड शानदार हॉल में बैठने वाले जो डिप्लोमेट्स हैं, जो मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, शानदार घरों में रहते हैं, वो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस समय अफगानिस्तान में हालात क्या हैं और कैसे अफगानिस्तान में एक एक नागरिक दुनिया भर की तरफ देख रहा है कि क्या उसकी जान बचाने के लिए कोई देश आएगा। और सबसे ज़्यादा आलोचना हो रही है अमेरिका की, पश्चिमी देशों की और संयुक्त राष्ट्र की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इस समय क्या कर रहा है? क्या संयुक्त राष्ट्र इन्हें बचा नहीं सकता? अब बात आई आपकी। आपको और हमें इस बात की चिंता क्यों होनी चाहिए? हालांकि जैसा हम आपको बता चुके हैं, हमसे तो सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर अफगानिस्तान है। अब अगर आप हैदराबाद में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, केरल के किसी शहर या गांव में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या देश के किसी और शहर, गांव, कस्बे में रहते हैं, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान के इस संकट से आपको क्या फर्क पड़ता है, तस्वीरें देखकर आपको दुख जरूर हो रहा होगा, लेकिन आपको यह भी लगता होगा कि इससे आपको क्या लेना देना, तो आज आपको अपनी ये जानकारी भी सुधार लेनी चाहिए। आज आपको इसलिए चिंतित होना चाहिए क्योंकि अब तालिबान के आतंकवादी, जो कि हजारों की संख्या में हैं, कश्मीर से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और इसे ऐसे समझिए कि दिल्ली से शिमला के बीच जितनी दूरी है, तालिबान उतनी ही दूर कश्मीर से है। जैसे आप दिल्ली से शिमला जाते हैं वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, वैसे ही उतनी ही दूरी से 400 किलोमीटर दूर से अफगानिस्तान से हजारों की संख्या में आतंकवादी आ सकते हैं भारत में, कश्मीर में कोहराम मचाने के लिए। पाकिस्तान के पेशावर और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को जोड़ने वाली सड़क पर सीमा के पास जो अफगानिस्तान की तोरखम बॉर्डर पोस्ट है, वहां से कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। और यह भारत के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि इससे अब कश्मीर में तालिबान प्रायोजित आतंकवाद का प्रभाव दिख सकता है।
अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था, उस समय जिहाद और इस्लाम के नाम पर तालिबान ने पाकिस्तान और वहां के आतंकवादी संगठनों की खूब मदद की थी और कई हमलों में अपने आतंकवादियों को भी कश्मीर तब उन्होंने भेजा था। ये तस्वीर आप देखिए। तालिबान की वापसी से अफगानिस्तान हिंदू विरोधी और भारत विरोधी ताकतों का फिर से एपिसेंटर बन जाएगा। आज से 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, तब वहां से भारत के खिलाफ कई साजिशें रची गईं, जिनमें 24 दिसंबर 1999 में हुई कांधार हाईजैक की आतंकवादी घटना सबसे बड़ी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 1999 की है। इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ी फ्लाइट IC-814 को जब आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और इसे वो कांधार ले गए थे और इसके बदले में मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को भारत को रिहा करना पड़ा था। इस विमान को कांधार में उतारा गया और तालिबान ने इन आतंकवादियों को पूरी सुरक्षा दी थी, पूरा सपोर्ट दिया था और हर तरह की जो सुविधाएं वो चाहते थे वो दी। उस समय तालिबान ने हमारी मदद नहीं की, पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद की और ये जो विमान हमारा वहां कई दिनों तक खड़ा रहा कांधार में, ये विमान तालिबान के कब्जे में था। आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं। ये 1999 के ज़माने की तस्वीर है जब तालिबान का शासन वहां हुआ करता था और तब इन्होंने हमारे इस IC-814 फ्लाइट को अपने कब्जे में ले लिया था। बड़ी मुश्किल से हमारे यात्री वहां से छूटकर आए थे। अब आप सोचिए, क्या यह दोबारा नहीं हो सकता? क्या तालिबान ये दोबारा करने की कोशिश नहीं करेगा? ये दोबारा भी हो सकता है और कौन जाने, अब जब दोबारा कोई प्लेन हाईजैक होगा तो उसमें आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं। वर्ष 2001 में तालिबान ने बामियान में बुद्ध की प्राचीन और सबसे बड़ी प्रतिमा को भी तोड़ दिया था। यानी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन फिर से आने के बाद आपको ये सारी तस्वीरें दोबारा देखने को मिल सकती हैं। इसलिए आज आप सबको इससे चिंतित होने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अफगानिस्तान एक बार फिर से हिंदू विरोधी और भारत विरोधी गतिविधियों का एपीसेंटर बन जाएगा। भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिशें अब एक बार फिर यहां से होने लगेंगी और ये 20 साल पुराना तालिबान नहीं है, आज का तालिबान है। अब इसे चीन का भी समर्थन है, पाकिस्तान का भी समर्थन है, कतर का भी समर्थन है और परोक्ष रूप से रशिया का भी समर्थन है। पश्तो भाषा में तालिबान का अर्थ होता है छात्र यानी स्टूडेंट। ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथ की विचारधारा पर यकीन करते हैं। हालांकि तालिबान बहुत पुराना आतंकवादी संगठन नहीं है। तालिबान की शुरुआत 1990 के दशक से मानी जाती है, जब सोवियत संघ ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से निकालना शुरू किया था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ की मौजूदगी 10 वर्षों तक रही थी और यह बात 1979 से 1989 के बीच की है, जब सोवियत संघ की सेनाएं यहां पर थी। 1979 में सोवियत संघ की मदद से अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद कम्युनिस्ट सरकार का गठन हुआ था और अफगानिस्तान पूरी तरह सोवियत संघ के नियंत्रण में चला गया था। और यह वही समय है जब अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ मुजाहिदीन गुट और नेता मजबूत होने लगे थे। सोवियत संघ के खिलाफ इस फोर्स को तैयार किया गया और इन अलग अलग गुटों को सोवियत संघ से लड़ने के लिए आप सोचिए कौन समर्थन दे रहा था, कौन ट्रेनिंग दे रहा था? वो था अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ईरान और सऊदी अरब ने पैसा भी दिया, हथियार भी दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने ही तालिबान को खड़ा किया था। पहले इन्हें पैसा दिया, इन्हें हथियार दिए, ट्रेनिंग दी और इनसे कहा कि आप सोवियत संघ से लड़ो, क्योंकि तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका उस समय अपने फायदे के लिए इस तरह के संगठनों के साथ हुआ करता था, जिससे पता चलता है कि सत्ता के नशे में चूर इन बड़े बड़े देशों के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। जिस तालिबान को अमेरिका ने खुद पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उससे लड़ाई की और आज फिर उससे एक बार फिर से हाथ मिला लिया। बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ही वो देश है जिसने तालिबान की नींव रखने में उसकी मदद की थी। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान में पश्तून आंदोलन चरम पर था, तब सऊदी अरब की तरफ से तालिबान को भरपूर समर्थन मिला
और इस पूरे आंदोलन को समर्थन मिला। इस आंदोलन का मकसद था लोगों को इस्लामिक मदरसों में भेजना और सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का प्रचार करना। इन मदरसों में लोगों की पढ़ाई का खर्च सऊदी अरब उठाया करता था और ऐसा माना जाता है कि उत्तरी पाकिस्तान के मदरसों से तालिबान का विचार पहली बार निकला और फिर अफगानिस्तान में इसका विस्तार हुआ। यानी तालिबान की जन्मभूमि असल में पाकिस्तान है, जन्म पाकिस्तान में हुआ है और पैसा आया है अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से। इसी पश्तून आंदोलन ने तालिबान को मुजाहिदीन गुटों से अलग पहचान दिलवाई और तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में शांति, सुरक्षा और शरिया कानून की स्थापना का वादा किया और सत्ता के लिए एक नया संघर्ष शुरू कर दिया। वर्ष 1996 आते आते तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। यानी काबुल पर तालिबान का यह पहला कब्जा नहीं है, इससे पहले भी वो नियंत्रण की ये लड़ाई लड़ चुका है। बस फर्क इतना है कि तब अमेरिका उसके साथ था और अब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना को बुलाकर तालिबान की अनौपचारिक रूप से मदद कर रहा है। तालिबान ने वर्ष 1996 से 2001 तक 5 साल तक अफगानिस्तान पर शासन किया। दुनिया के केवल 3 देश ऐसे थे जिन्होंने तालिबान सरकार को उस समय मान्यता दी थी, सिर्फ 3 देश, और ये 3 देश थे पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान तालिबान की वापसी से इतना खुश क्यों है और कई मुस्लिम देशों से भी तालिबान को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है। 11 सितंबर 2001 को जब आतंकवादी संगठन अल कायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, तब अल कायदा और ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान की जमीन से ही ऑपरेट करते थे और यही वजह है कि जिस तालिबान को अमेरिका ने पाल पोस कर बड़ा किया, पैसा दिया, हथियार दिया, उसी तालिबान के खिलाफ उसने युद्ध छेड़ दिया, उसी अल कायदा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और फिर यह संघर्ष 20 साल तक चला। अमेरिका ने यह युद्ध इसलिए छेड़ा क्योंकि अब तक तो अमेरिका दुनिया भर के देशों में आतंकवाद को फैलाने में मदद कर रहा था, क्योंकि उसका अपना नुकसान नहीं हो रहा था, उसकी आग उसके अपने दामन तक नहीं पहुंची थी। लेकिन 9/11 जब हुआ तो इसकी आग अमेरिका तक पहुंच गई, अमेरिकी लोग मरने लगे और हजारों लोग तब उसमें मारे गए थे। तब अमेरिका ने यह फैसला किया कि अब वो इन्हें नहीं छोड़ेगा और तब वहां से यह दुश्मनी हुई। लेकिन इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया और सोवियत संघ की तरह अमेरिका को भी बिना कुछ हासिल किए अफगानिस्तान से चोरों की तरह, कायरों की तरह अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। सोचिए ये बड़े बड़े देश कैसे अपने हितों के लिए ऐसे देशों को क्रूरता की आग में झोंक देते हैं और जैसे ही इन्हें लगता है कि अब इनका मकसद पूरा हो गया, इनके लिए वहां कुछ बचा नहीं, तो ये वापस उसी तरह लौट जाते हैं, पीठ दिखाकर चोरों की तरह वहां से निकल जाते हैं। और कई बार इसे डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है, कई बार इसे विदेश नीति का नाम दिया जाता है, अंग्रेजी भाषा में बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं और ये सारे नेता, चाहे वो अमेरिकी नेता हो, चाहे वो रशिया के नेता हो, चाहे दूसरे नेता हो, इतनी सुंदर भाषा में अपने बयान दुनिया को के सामने अपने स्टेटमेंट्स देते हैं कि वो इसे भी जस्टिफाई कर देते हैं और इसके लिए भी वो कहते हैं कि ये सब वो मानवता के लिए कर रहे हैं। अफगानिस्तान के इन हालात के लिए सबसे ज्यादा आलोचना अमेरिका की हो रही है क्योंकि इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की है और उसने चुपचाप रातों रात चोरों की तरह अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया और करोड़ों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए आज हम अमेरिका के चरित्र के बारे में भी आपको बताएंगे और आज पूरी दुनिया को यह समझना होगा कि वो अमेरिका को सुपर पावर समझना बंद करे, ह्यूमन राइट्स का चैंपियन समझना बंद करे। अमेरिका खुद को दुनिया में लोकतंत्र और मानव अधिकारों का चैंपियन कहता है और इसी छवि को मजबूत करने के लिए उसने न जाने कितने देशों में युद्ध करवाए, युद्ध लड़े, अपनी सेना को वहां भेजा और उन देशों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया मानवता के नाम पर। लेकिन इनमें से किसी भी संघर्ष में अमेरिका को कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए आपको आज यह समझना होगा कि अमेरिका खुद कितना कमजोर है और अमेरिका की सेना आज तक कभी भी अमेरिका को कोई विजय कहीं भी नहीं दिला पाई और फिर भी अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। यह सिर्फ शब्दों का खेल है, सॉफ्ट पावर का खेल है। हॉलीवुड की सुपर हीरोज फिल्में बना बनाकर उसने पूरी दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि वही सुपर पावर है। असल में अमेरिका अंदर से बहुत कमजोर है। उदाहरण देखिए, वर्ष 1950 के कोरियन वॉर यानी कोरियाई युद्ध में जब सोवियत संघ और चीन ने उत्तर कोरिया की कम्युनिस्ट ताकतों का साथ दिया तो अमेरिका ने इसके खिलाफ दक्षिण कोरिया के समर्थन का ऐलान कर दिया। तो ये देश नॉर्थ कोरिया का समर्थन में आ गए और अमेरिका ने दक्षिण कोरिया का समर्थन किया। कम्युनिस्ट ताकतों के खिलाफ अमेरिका ने अपनी सेना को वहां भेज दिया और यह युद्ध लगभग 3 साल तक चला
और इसमें अमेरिकी सेना के 36,574 सैनिक मारे गए। सोचिए, लगभग 37,000 सैनिक 3 साल में मारे गए अमेरिका के, जबकि वो ये दावा करता है कि उसकी सेना सर्वश्रेष्ठ है। इस युद्ध पर अमेरिका ने उस समय $400 बिलियन, आज के हिसाब से 29 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध से अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ, अमेरिका इसमें जीत नहीं पाया। अमेरिका ने जो गलती कोरिया में की, वही गलती उसने फिर से दोहराई, इस बार वियतनाम में। वियतनाम को गृह युद्ध से बाहर निकालने और वहां की कम्युनिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए उसने 1965 में एक बार फिर अपने सैनिकों को, अपनी सेना को वियतनाम में उतार दिया। लगभग 8 वर्षों तक वियतनाम में युद्ध चला, जिसमें अमेरिका के लगभग 60,000 सैनिक मारे गए। आप सोचिए, 60,000 सैनिक अमेरिका के मारे गए वियतनाम में। इस युद्ध पर उसने कोरियाई युद्ध के मुकाबले दोगुना पैसा खर्च किया। यह था $850 बिलियन, यानी आज के हिसाब से 64 लाख करोड़ रुपए। अपने हजारों सैनिकों और लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद भी अमेरिका को वियतनाम में कुछ हासिल नहीं हुआ। यह उसकी दूसरी नाकामयाबी थी। बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान की तरह वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका दक्षिण वियतनाम के लोगों को मरने के लिए छोड़कर ऐसे ही भाग गया था। यह बात 1973 की है, लेकिन जब 1975 में दक्षिण वियतनाम पर कम्युनिस्ट ताकतों ने कब्जा किया, तो जिस तरह से आज काबुल में अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट किया, ठीक वैसे ही साइगॉन में उसने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के अधिकारियों को ऐसे ही एयरलिफ्ट किया था। इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि काबुल में जब उन्होंने ये तस्वीरें देखी तो ये उन्हें साइगॉन की याद दिलाता है, क्योंकि जैसे कहते हैं अंग्रेजी में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिंदी में कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। साइगॉन से भी ऐसे ही ये चोरी छिपे भागे थे और अब काबुल से भी ऐसे ही भागे हैं, एयरलिफ्ट करके अपने लोगों को। बड़ी बात यह है, जो आपको बहुत दिलचस्प लगेगा, अमेरिकी दूतावास में अमेरिका के लगभग 3,000 लोग अभी वहां पर मौजूद हैं और उन 3,000 लोगों को काबुल से निकालने के लिए अमेरिका ने अपने 6,000 सैनिक इस समय काबुल में तैनात करके रखे हैं, जिन्होंने काबुल के एयरपोर्ट पर भी अभी कब्जा कर रखा है। अपने 3,000 लोगों के लिए 6,000 सैनिक उतारे हुए हैं अमेरिका ने इस समय अफगानिस्तान में। लेकिन अफगानिस्तान के इन लोगों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें गोली से मार रहे हैं। अमेरिका ने इराक में भी युद्ध लड़ा इसके बाद, और यह युद्ध भी लगभग 7.5 वर्षों तक चला। इस युद्ध पर अमेरिका ने लगभग $1 ट्रिलियन, यानी आज के हिसाब से 76 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका ने कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन्स हैं और उन्हें पता चल गया है, इसलिए उन्होंने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका चाहता था कि इराक गृह युद्ध के दौर से बाहर निकले, वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का शासन हो। और आज भी इराक में सरकार तो है, लेकिन यह देश आज भी गृह युद्ध से संघर्ष कर रहा है। आप सब जानते हैं इस समय इराक की क्या हालत है, और आप सब ये भी जानते हैं कि इतना सब करने के बाद भी अमेरिका को वहां से कभी भी कोई केमिकल वेपन मिला ही नहीं। यह अलग बात है कि उसने सद्दाम हुसैन को भी फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन केमिकल वेपन्स नहीं मिले। और इस देश के कई हिस्सों पर आज भी ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों का प्रभाव है, और अमेरिका ISIS का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो इसलिए समझ लीजिए, ना अलकायदा का कुछ बिगाड़ पाया, ना ISIS का बिगाड़ पाया, ना सीरिया में कुछ कर पाया, ना अफगानिस्तान में कुछ कर पाया। इराक युद्ध की तरह खाड़ी युद्ध में भी अमेरिका ने खुद को एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह पेश करने की कोशिश की। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला किया था, जिसके बाद यह गल्फ वॉर शुरू हुआ था। और उस समय अमेरिका के नेतृत्व में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समेत कुल 42 देशों ने इराक पर हमला किया था। इस युद्ध में अमेरिका कुवैत को इराक के कब्जे से छुड़ाने में तो कामयाब हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन इराक की सत्ता में बने रहे, जिसके लिए 13 साल बाद अमेरिका को फिर से इराक पर हमला करना पड़ा। इस गल्फ वॉर में अमेरिका के 383 सैनिक मारे गए थे, और उसने इस युद्ध पर भी $116 बिलियन यानी 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। नतीजा बाकी युद्ध और संघर्षों की तरह ही रहा, और अमेरिका को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। समझने वाली बात यह है कि अमेरिका दूसरे देशों में उनके आंतरिक मामलों में दखल देकर युद्ध तो शुरू कर देता है, क्योंकि वो हथियारों का भी तो सबसे बड़ा सौदागर है, लेकिन वो इसे कभी भी अंतिम रूप दे नहीं पाता। जहां उसे लगता है कि अब उसके लिए कुछ बचा नहीं, तो वो उस देश से भाग जाता है, जैसा उसने आज अफगानिस्तान में किया है। अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक अमेरिका की सेना तैनात रही। इस दौरान उसने $910 बिलियन यानी 68 लाख रुपए बर्बाद किए 20 साल में।
और इसके बावजूद वो बुरी तरह से फेल हुआ। हजारों सैनिक उनके इस दौरान मारे गए। इतिहास की किताबों में अगर आप इन सभी युद्धों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लोकतंत्र और मानव अधिकारों को बचाने में अमेरिका ने एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाई है, क्योंकि इतिहास में, किताबों में उसने ऐसा ही आपके सामने छवि पेश करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप इनका विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका ने अपने फायदे और अपनी विदेश नीति को साधने के लिए ये सारे युद्ध लड़े और अपने हितों को पूरा करने के बाद वो इन देशों को उनके हाल पर छोड़कर वापस चला गया। जो लोग अमेरिका के चरित्र को अच्छी तरह से समझते हैं उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई जब अमेरिका के सैनिक रातों रात यहां से भाग गए। एक और बात आपको बताना चाहते हैं, जो पश्चिमी मीडिया है उस पर अमेरिका का इतना जबरदस्त कंट्रोल है कि आपने आज अफगानिस्तान की बहुत सारी तस्वीरें तो देख ली होंगी, लेकिन अमेरिका की चुपचाप अमेरिकी सेना की भागते हुए तस्वीर आपने नहीं देखी होगी। ना तो किसी मीडिया ने उसे आपको दिखाने की कोशिश की, ना ही उसे कहीं रिलीज किया गया। आपको पता ही नहीं चला होगा कि अमेरिका के इतने हजारों सैनिक रातों रात चुपचाप अफगानिस्तान से कैसे भाग गए। ये तस्वीरें, ये वीडियो कहीं आए ही नहीं, क्योंकि अमेरिका ने इन्हें आपके सामने आने नहीं दिया। इतना जबरदस्त नियंत्रण वो रखता है मीडिया पर। अमेरिका ने अफगानिस्तान से न सिर्फ अपनी सेना को वापस बुलाया, बल्कि तालिबान को समझने में भी उसने भूल की। उसकी समझ बहुत कच्ची थी। इसी साल 8 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि तालिबान के 75,000 आतंकवादी अफगानिस्तान की सेना के 3 लाख जवानों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और हालात तालिबान के पक्ष में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन अमेरिका